नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक आशियाना हेल्थ केयर से। क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस प्रॉब्लम एंड क्रोनिक कैल्सिफिकेशन पैनक्रिएटाइटिस प्रॉब्लम और एट्रोफी या पैनक्रियाज डक्ट बल्की होना या स्टोन हो जाना पैनक्रियाज के अंदर, स्टूडियोसिस्ट छोटी छोटी थैली हो जाती है इन्फेक्शन की, पानी की। देखिए, अगर पैनक्रियाज फैट से बना हुआ है और उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई स्टूडियोसिस्ट और लिम्फ नोड्स डेवलप हो जाते हैं, उस कंडीशन में कई बार पेशेंट को क्या होता है कि फीवर आता है बार बार मेडिसिन खानी पड़ती है फीवर की, और डाइजेशन तो खराब होता ही है। तो आप लोग कई बार क्या करते हैं कि बिना रिपोर्ट सेंड किए ही हमसे ये पूछते हैं कि कितने दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हर पेशेंट में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को HbA1c अच्छे लेवल पे चला गया है, किसी का एमाइलेज अच्छे लेवल पे चला गया है, लाइपेज, सी पेप्टाइड, डायबिटीज का लेवल मतलब ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ गया है, या जो कैल्सिफिकेशन है पैनक्रियाज में उसकी साइज किसी की बहुत छोटी होती है, किसी की 5 mm की, किसी की 10 mm की, किसी की 15 की, किसी की 20 की होती है। मैं आपको बताऊं कि सभी कंडीशन अलग अलग हैं, कि कई पेशेंट्स ऐसे हमारे पास हैं अभी कि 20 mm तक स्टोन है और 1-2 बार ही पेन हुआ है और उसके बाद पेन हुआ ही नहीं। जब हमारी मेडिसिन उन्होंने लेना स्टार्ट किया तो एलोपैथी की दवाइयां सेम डे से ही बंद कर दी उन्होंने। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत हिम्मत की बात है लोगों की। ताजुब करता हूं मैं कि फर्स्ट डे से ही एलोपैथिक दवाइयां उन्होंने बंद कर दी और हमारी जो मेडिसिन है वो स्टार्ट कर दी है। और अभी तक करीब तकरीबन 15-20 दिन हो गए, कोई शिकायत नहीं आई, ना कोई पेन हुआ है। मैं जानता हूं कि पैनक्रियाज की प्रॉब्लम ना कभी कभी क्या होता है, लंबे समय के लिए रुक जाता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है और फिर उसके बाद रिपीट होता है प्रॉब्लम। तो कई बार आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि मेडिसिन तो चल रही है तो प्रॉब्लम बीच में क्यों हो गई। देखिए, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम जो है ना, ये होता ही यही है। ये बहुत कंफ्यूज करता है आपको और सामने वाले डॉक्टरों को भी कंफ्यूज करता है कई बार, लेकिन हम लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं। हमें पता है कि अगर पैनक्रियाज में प्रॉब्लम आ रही है, एट्रोफी आ रही थी आपको, तो वो इतना जल्दी ठीक नहीं होता, टाइम लगता है एट्रोफी को ठीक होने में। क्योंकि एट्रोफी का मतलब होता है आपका पैनक्रियाज टेल पार्ट से सूखना शुरू हो गया है, और जब वो सूखना शुरू हो गया है तो फिर वो इतना जल्दी कैसे ठीक होगा। मेडिसिन चल रही है और फिर भी बीच बीच में कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास जो उनको प्रॉब्लम आती ही नहीं है। मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। साहिल है मुंबई से, एक जो है इधर पलिया से हैं यूपी से, एक पटना से हमारे पेशेंट हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने कहा था आप एलोपैथिक धीरे धीरे बंद करना, लेकिन उन्होंने फर्स्ट डे से ही नहीं खाया, लाई नहीं वो, और बिल्कुल ओके हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, विनय जी हैं हमारे रोहिणी से, तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को और अपने डाइट को फॉलो किया और जिसके कारण उनको प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। कुछ गलतियां ऐसे कर देते हैं कई बार लोग बाग, तो प्रॉब्लम हो भी जाती है। अब जैसे एक पेशेंट हमारे मुंडका से हैं, उन्होंने कुछ वेट उठा लिया, धर्मवीर जी हैं जिनका वीडियो डला हुआ है, उन्होंने वेट उठा लिया, कुछ वेट उठा के उनको लेके जाना था छत पे, ले गए तो सेम डे ही फोन कर लिए कि सर मुझे तो पेन हो गया। मैं आपको बता दूं कि पैनक्रिएटाइटिस की प्रॉब्लम जो है वेट उठाने से कई बार बढ़ जाता है, क्योंकि आपके ऑर्गन पे खिंचाव आता है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। अगर जिंदगी बची तो बहुत सारा काम कर लेंगे आप, पहले उसे आप सही कर लीजिए। और बार बार पेन ऐसे होगा तो नेगेटिविटी भी आएगी कि मुझे पेन क्यों हो गया। गलतियां करेंगे जब भी पेन होगा। कई बार वैसे भी दर्द हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वेट उठाने से ही दर्द होगा, वैसे भी पेन हो सकता है। ये तो देखिए स्टमक का सिस्टम है कि हम छोटी मोटी कुछ गलतियां ऐसे कर देते हैं तो तकलीफ हो जाती है। नासिक से पेशेंट है हमारे पास जिनको बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हल्की फुल्की, तो फिर वो पेन किलर वगैरह खाए तो ठीक हो गया। ऐसे बहुत पेशेंट हैं। ऐसे बहुत सारे भी पेशेंट हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, लेकिन क्या है, कैल्सिफिकेशन है। तो ये बहुत कंफ्यूज करती हैं आपको कहीं ना कहीं। इसीलिए पैनक्रियाज के पेशेंट कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कुछ बहुत लंबे समय तक, जब उनको प्रॉब्लम, जैसे सपोज करिए कि 5 साल पहले प्रॉब्लम आई थी और उसके बाद क्या हुआ कि एक अटैक आया और उसके बाद दूसरा अटैक आया ही नहीं, अब वो इग्नोर कर देते हैं, हो गया होगा दर्द ऐसे ही, ना कोई डायग्नोज करवाए ना कुछ करवाए। अब 5 साल के बाद पता लगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ के आ गई एकदम से ही। तो ये हमारे शरीर का नेचर है भैया, ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है शरीर को कि बहुत समय तक ये पता लगता ही नहीं है कि कौन सी बीमारी कहाँ पे पल रही है। ये शरीर को जैसे बर्दाश्त करने की कुछ आदतें होंगी, ये आदत हो जाती है। जैसे कि किसी को कोई इन्फेक्शन है और वो
कभी दर्द होता ही नहीं है। अचानक से जब कभी दर्द होता है तो पता लगता है। जैसे किडनी स्टोन का ले लीजिए, गॉल ब्लैडर स्टोन का ले लीजिए आप, कि गॉल ब्लैडर में स्टोन रखी रहती है और दर्द ही नहीं होता। और जितनी बड़ी पथरी होगी दर्द पेशेंट को उतना ही कम होगा, कई बार तो होगा ही नहीं। पेशेंट का ये कहना होता है कि सर हमें दर्द हुआ ही नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि पथरी धीरे 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 वो 20-25 mm की हो गई। अब वो बाइल डक्ट तक जाएगा ही नहीं तो दर्द होगा ही नहीं। जो सीबीडी डक्ट होती है, जो गॉल ब्लैडर से निकलती है, उसमें जब वो कोई स्टोन्स फंसेगी तभी दर्द होगा, नहीं तो दर्द होगा ही नहीं। हाँ, नॉर्मली वोमिटिंग, इंडाइजेशन, पेट में भारीपन, पित्त की उल्टी आना, ये सब चीजें निकलेंगी, एसिड वगैरह, लेकिन दर्द नहीं होता। अब किसी को अगर यहाँ पर 10 mm की मान लीजिए पथरी है या 5 mm की पथरी है और वो 8 mm की पथरी है, वो बाइल डक्ट में फंस गई जाकर, तो पेन शुरू होगा। फिर कहेंगे अल्ट्रासाउंड करवाया आपने, पता लगा आपको स्टोन्स हो गई हैं, अब रिमूव करवा लीजिए, यही सोल्यूशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब गॉल ब्लैडर स्टोन भी बहुत आसानी से वहां पर जो आपकी स्टोन्स बन गई हैं वो मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं। लेकिन पेशेंस रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि सबसे पहले सोचिए कि वो बना कैसे था, वो स्टोन्स आपका बना कैसे था, कि आपने जो फैट खाया था, ऑयल के मतलब सिस्टम से गया हो, रिफाइंड जो आपने खाया था, किसी चीज में बना हुआ खाना खाया था, या फास्ट फूड खाया था आपने, या रेड मीट या कोई भी नॉनवेज आप खा रहे हैं, और उसका फैट आपका अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जब गॉल ब्लैडर से अगर जो एंजाइम्स निकलते हैं, जब वो डाइजेस्ट नहीं होता तो फिर पैनक्रियाज स्टोन बनने की कंडीशन बनती है। अगर वो गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है उसने डाइजेस्ट कर लिया उस फैट को, तो फिर आपके स्टोन्स नहीं बनेगी। होता क्या है कि आपका बाइल जूस उसे जला नहीं पाया फैट को, और जब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो वो फिर पैनक्रियाज स्टोन आपका बन जाता है। आप लोग का क्वेश्चन था ना कि कैसे बन जाता है, बहुत सारे कॉल्स करते हैं आप लोग कि कैसे बन जाता है डॉक्टर साहब, रीजन क्या है। मैं तो अल्कोहल भी नहीं लेता। भैया जी, अल्कोहल लेने से कोई ऐसा नहीं है कि अल्कोहल लेंगे तो ही पैनक्रियाज की प्रॉब्लम होगी। मेरे पास तो 17 साल, 11 साल, 8 साल के बच्चे भी हैं जिन्होंने कभी अल्कोहल लिया ही नहीं, उनके घर में आता ही नहीं है। अब साहिल है जो मुंबई से, कभी अल्कोहल देखा ही नहीं, उसे कैसे प्रॉब्लम आ गई। तो अब वो बिल्कुल ठीक है, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए दवाई चलते हुए, बिल्कुल ओके है। तो मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे पेशेंट्स आए जो कि उन्होंने बताया मेरे बैक में पेन है, और बैक पेन का ट्रीटमेंट देने के बाद बैक पेन ठीक नहीं हुआ। तो मैंने कहा, जब पूछा पेशेंट से कि क्या इनको कभी स्टमक में पेन हुआ था, तो कहते हैं हाँ जी सर पेन हुआ था, तो उसके कारण जो है ना हमने इनका कुछ डायग्नोस करवाया था, जैसे एमाइलेज लाइपेज और सीटी स्कैन। तो डॉक्टर ने क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस की प्रॉब्लम बताई थी। मैं आपको बता दूं कि क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस को इग्नोर कर दिया उन्होंने, और वो पेन उनका स्टमक के पास से बैक साइड में रिफ्लेक्ट कर रहा था, पेन मतलब जा रहा था स्पाइन में। जब मैंने स्पाइन का ट्रीटमेंट दिया उनको, तो कह रहे मुझे तो कोई रिलीफ ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा अपने कोई आपको स्टमक की प्रॉब्लम थी क्या, कभी आपने कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया है? तो उन्होंने कहा हाँ जी सर करवाया था, उसमें एमाइलेज लाइपेज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा उसे आपने क्या किया, इग्नोर कर दिया क्या, या कोई मेडिसिन चलाई? तो कहता नहीं कुछ नहीं किया हमने, तो ऐसे छोड़ दिया। तो पता लगा कि क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस की वजह से उनका पेन जो ज्यादा था बैक में ज्यादा था। और ये बहुत सारे पेशेंट की मेरे पास कॉल्स आते हैं, रोज ही आते हैं कि सर कमर में बहुत दर्द है सर, बैक साइड में। क्योंकि भैया क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस वाले प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपका जो ऑर्गन निकला हुआ जितना भी, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स और पैनक्रियाज, या हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो सारी तो हमारी स्पाइन से निकली है, स्पाइन से जनरेट हुई है सारी, इसकी नर्व बैक साइड में ही गई हुई है। तो पेन तो आपके स्पाइन में तो जाएगी ना, जाएगी। तो इसके लिए आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये चीजें क्लियर कर लीजिए कि आपका अगर पैनक्रियाज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है और आपके ठीक यहां से बैक साइड में जाए दर्द, थोरेसिक एरिया में, तो आप ये समझ लीजिएगा कि एक बार अपना अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन या एमआरसीपी जरूर करवा लें, जिससे ये पता लग जाए कि आपको कोई पैनक्रियाज की दिक्कत तो नहीं होने वाली है, या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि थोरेसिक में नॉर्मल इंसान को कभी पेन होता ही नहीं है। ये मेरा खुद का 25 सालों का एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ पर अपना जो प्रैक्टिस करता हूँ रोहिणी दिल्ली में, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए जिन्होंने पैनक्रियाज के बैक साइड में पेन बताते हैं, और उनको हम पैनक्रियाज का ट्रीटमेंट दे देते हैं अगर, तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल एलोपैथिक डॉक्टर्स कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि इस तरह की कोई दवाइयां बनी ही नहीं है। एलोपैथिक में जो एंजाइम्स की दवाइयां होती हैं
उस तरह की दवाइयां खा के लाइफ जो है लोगों की चल रही है। मैं आपको बता दूं कि परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए बहुत कम ही लोग मतलब जो है एग्री होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसे सुनते हैं वो कि इतने समय का ट्रीटमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पैनक्रियाज की प्रॉब्लम कितनी खतरनाक हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि हर टेस्ट करवा नहीं पाते लोग कई बार, या नॉलेज नहीं है कि उस टेस्ट को करवाएं। मैं आपको बता दूं कि अब की जो साइंस है, डायबिटीज होने से पहले आपको पता लग जाता है, बहुत पहले ही पता लग सकता है कि आपको डायबिटीज होने वाला है। हार्ट अटैक आने से पहले पता लग सकता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। तो साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, बहुत तरक्की कर रहे हैं मेडिकल साइंस। तो इस तरह के डायग्नोज बनाने वाले को मैं धन्यवाद करता हूं, और सैल्यूट है कि इन्होंने ऐसा डायग्नोज बनाया कि हमें पहले ही पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो हर तरह की प्रॉब्लम्स अगर है किसी को, तो अलग अलग जांचें बनी है, उसके लिए अलग अलग टेस्ट बने हैं। बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाकर आप लोग परेशान हो चुके हैं कि प्रॉब्लम तो सॉल्व होती ही नहीं सर, क्या करें। बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लिया, बहुत सारे डायग्नोज करवा लिए, सारे टेस्ट करवा लिए, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। आप लोग कई बार क्या होता है, गलत दिशा में होते हैं कि जो डायग्नोज आपको करवाना होता है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब डायग्नोज अच्छा नहीं होगा तो ट्रीटमेंट अच्छा क्या होगा। अगर आप लोग मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेने के बाद भी परेशान हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी मेडिसिन लेके थक गए हैं, ठीक नहीं हो रहा प्रॉब्लम, तो उस कंडीशन में आप हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके बात करिए। आपकी प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से ठीक की जाती है। धन्यवाद।